नमस्कार साथियों, आप सबकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत बड़ी समाज सेविका लीलाताई चितले से, जिन्होंने गांधी जी को भी देखा। गांधी जी से भी उनके कुछ अनुभव है जो वो बताएंगी, और उसके बाद तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनको काम करने का सौभाग्य मिला और उन्होंने बड़े जमकर स्वतंत्रता आंदोलन से लेके उसके बाद और आज जब वो 94 इयर्स की हो गई हैं, आज भी वो उतनी ही सक्रिय हैं और देश की चिंता जो उन्हें पहले थी, आज भी उन्हें देश की चिंता सताती है। उनकी बातों में हर वक्त देश और देश का क्या होगा, ये सारी बातें उनकी बातचीत में होती हैं। तो आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और ढेर सारी बातें देश और समाज को लेकर करेंगे। तो लीलाताई, मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आपका आशीर्वाद हम सबको, देशवासियों को मिलता रहे। आपने बहुत लंबा समय, करीब 4-5 साल के बाद वो 100 साल की हो जाएंगी, इतना लंबा समय उन्होंने हमारे देश का देखा है। इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ वो बताएंगी, और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस विषय में भी वे हमें बताएंगी। तो ताई, आप हमें बताइए कि आप बचपन में किस तरह से गांधी जी से मिली और कैसे क्या हुआ। बोलिए। पूर्णिमा, तू आज मुझे ये पूछने आई जी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समाधान लग रहा है। बेटा, आज मेरा चलती उम्र जो है वो 94 है जी। कल मैं शायद नहीं रहूंगी, और मैं उन भाग्यवानों में से एक हूँ जिसने देश के आजादी के लिए 150 साल अंग्रेजों के गुलामी में जो देश था, जिसे मैं अपनी प्यारी भारत भूमि कहती हूँ, वह भारत भूमि को आजादी मिलाने के लिए इस देश के जनता ने, कौन सी जनता, जो जनता सर्वधर्मी, सर्वसमावेशक और सर्व विचारवंत और अंधेरे में रहने वाले, जिनको विचार करने की फुर्सत नहीं मिलती थी और अपना श्रम और अपना पेट भरने के इसमें उनका पूरा जीवन जा रहा था, ये सब शामिल हुए थे। यदि ये शामिल ना होते तो कोई भी शस्त्र इस देश को आजाद नहीं बना सकता था। मेरे आदर्श जीवन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। उन्होंने जो उनका संदेश दिया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जना, सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, ही एकादश सेवावी, नम्रत्वे व्रत निश्चये, ये मंत्र दिया था। ये देश बहुल धर्मीय लोगों का है, ये देश बहुल विचारों का है, ये देश एक दूसरे से तब नफरत भी करता था, प्यार भी करता था। ये सबको एक दायरे में लाना और एक शक्ति निर्माण करना, और जिनके पास 150 साल तक अंग्रेजों के राज में सूरज ढलता नहीं है, यानी पूरे पृथ्वी पर उनका राज था। हम गुलाम थे और ये गुलामी हमारे पास, वंदे मातरम बोलो तो जेल में जाना पड़ता था। हम लोगों ने जो सत्याग्रह किया, छोटी छोटी थी, तो सत्याग्रह किया, वंदे मातरम और ये चले जाओ ये नारा देते थे, इसीलिए हमको जेल में डाला गया था। तो ऐसे इसको
गुलामी में जिन्होंने अपने को रखा था, जी, जी। ऐसे लोगों ने जी। उसको यहाँ से हाँ। बिना शस्त्र बिना ढाल साबरमती के संत तूने क्या कर दिया किया कमाल। कमाल। जी। ये कमाल कैसे की है उसकी मैं साक्षीदार हूँ। जी जी जी। एक दिन जेल में गई थी, 12 साल की थी। हाँ, मैंने वो गांधी जी ने आपके कंधे पे हाथ रखा था, ये थोड़ा सा बताइए कि यानी गांधी जी की मुलाकात जी। वो तो मैं समझती हूँ हाँ। मेरे तकदीर का हाँ। सर्वोच्च भाग्य का जी ये है। जी जी। इस जिंदगी में यदि कुछ मैंने कमाया है हाँ। तो बापू का आशीर्वाद। 6 दिन हाथ मेरे कंधे पे जी जी रखा जी। गया है। जी। क्या हुआ, कैसा संकट आया था, जी जी जी। उस संकट ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि भैया गए थे, जी। हमारी ऐसी हालत थी, जी। मैं चरखे पे हाँ। उस समय जी। रोज सूत निकालती थी। भाई अच्छा। पेपर बांटता था, छोटा हाँ। भाई, माँ हाँ। दूसरे के घर में जी। रोटी पकाती थी जी। और मैं चरखे के ऊपर सूत काट के खादी भंडार में हाँ। ले जाके रोज रुपए में 3 आना हाँ, हाँ। कमाती थी। अच्छा। क्योंकि उस समय कांग्रेस कमेटी ने ये बताया था जो सत्याग्रह करके गए हैं उनके घरों को मदद करना है, तो इसका जो सूत है जी वो लेना। मुझे तो लग रहा है लीलाताई, आपने जो अभी बता रही है कि आप खादी के जो सूत को निकाल रही थी, तो ऐसा बोलते हैं ना कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। मुझे लगता है कि वो काम करते करते ही आप के जो विचारों में जो परिवर्तन आया है, वो काम आप खादी का जरूर कर रही थी, पर आपके विचार खादी के साथ, गांधी जी के साथ चलते जा रहे थे और इसीलिए आप इतनी दूर तक आई हैं और इतना आपने जो कार्य किया है समाज और देश के लिए, ये सचमुच हम बिल्कुल ये अनुकरणीय है और हमारी आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे इन लोगों के कारण ही हम एक स्वतंत्र देश में बैठे हैं, आज आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे हम सभी देशवासियों ने आप लोगों की जो ये त्याग थे, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि जितनी भी कोशिश हो कहीं ना कहीं समय निकाल के कुछ न कुछ समाज कार्य में अपना समय जरूर देना चाहिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है जितने दर्शक आपको सुन रहे हैं सबके मन में ऐसी कोई भावना जरूर आ रही होगी। तो ताई, फिर उसके बाद आप ये सूत वगैरह काट रहे थे, ये कर रहे थे, आप बड़ी होती जा रही थी, फिर आगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में परिवर्तन आने की यही तो ये जो परिस्थिति है, जी इस परिस्थिति से मैं एक विशिष्ट जी ऐसे लोगों के संपर्क में आ गई ना। जी जी जी। जब वो सब जो लोग थे जी। उस समय इस देश के आजादी के लिए कटिबद्ध ऐसे लोग थे जी। उसमें दादा धर्माधिकारी थे। जी जी जी। उसमें मशरू वाला फैमिली थी, मशरू वाला फैमिली ताराबेन मशरूवाला, ताराबेन मशरूवाला की बड़ी बहन सुशीला बेन गांधी जी की बहू थी। हाँ हाँ। मनीलाल भाई की पत्नी थी। तो वो जो घर था जी, उस घर में तब स्वामी नारायण गुजराती जी। उस घर में स्वामी नारायण धर्म भुवन करके उन्होंने जगह दी थी, हॉल बंधा हुआ था। अच्छा। आज वहाँ हॉस्पिटल है। मुझे जरा थोड़ा सा हाँ। दुख होता है। हाँ। स्वामी नारायण धर्म भुवन में हाँ। इस देश के हाँ। सभी ऊंचे लोग जिन्होंने इस देश के लिए हाँ। अपना जीवन ये किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें गांधी कहा जाता है। जी जी जी। वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान के पास मैं रह चुकी हूँ। अच्छा। क्या ये था। जी जी। बापू ने खान कंधे पे हाथ रखा है। हाँ। लेकिन ऐसे जो लोग थे जी जी, इनके भी स्पर्श मुझे मिले हैं। बिल्कुल। क्या करना है। जी जी। तो आचार्य दादा धर्माधिकारी जी
बापू वहां से अफ्रीका से आने के बाद जी जमनालाल जी बजाज वर्धा में थे। जी बापू ने जब भारत में काम शुरू किया, बापू यानी महात्मा गांधी, उन्होंने जब भारत में काम शुरू किया तो कहा ये करना, जमनालाल बजाज जी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप इसमें आइए, वर्धा में आइए, क्योंकि ये भारत का मध्य बिंदु है और हम आपकी सब पूरी मदद करेंगे, क्योंकि तब वहां पर ये हलचल तो चल ही रही थी। जी जी तो वहां अपने सेवाग्राम आश्रम जी की स्थापना हुई। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना होने के बाद महात्मा गांधी ने हर एक को एक एक काम सौंपा था। जी आचार्य दादा धर्माधिकारी उन दिनों के विद्वानों में एक, जी जिनका नाम था ऐसे वैचारिक विज्ञानी थे। जी आचार्य दादा धर्माधिकारी ने एक सुझाव दिया कि कल आने वाला जो ये होगा, कौन युवक होगा, उसको निश्चितता से अंग्रेजों ने बर्बाद किया हुआ जो भारत है वो भारत ये करना है, और भारत की संस्कृति जो है जी अहिंसा सत्य अस्तेय, ये जो संस्कृति है वो निर्माण करना है। अच्छा, उसका ट्रेनिंग देना चाहिए। अच्छा, यानी युवाओं को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा उस समय के जर्मनी का हिटलर ऐसा युवाओं को ट्रेनिंग देता था। जी जी ऐसा ट्रेनिंग देते थे। और हिंदुत्ववादी ऐसा ट्रेनिंग देते थे। जी जी जिसमें धर्म का था, जिसमें अपने विचारों का ये था, ऐसे ये ट्रेनिंग के चलते थे। जी तो गांधी जी और उस समय के जो ये थे हमारे नेतागण थे, इन्होंने दादा धर्माधिकारी को विदर्भ के लिए, तब नागपुर एमपी में था। अच्छा, मध्य प्रदेश में था। जी दादाजी मेरे ख्याल से सीपीएन बरार। हाँ, दादा को एक ये करने को कहा, राष्ट्रीय युवक संघ, अच्छा, राष्ट्रीय युवती संघ, ऐसे दो ये हो गए। तो उसमें का ट्रेनिंग जो था जी वो क्या, उस ट्रेनिंग में जी ये था, सबसे छोटी तो मैं ही थी। जी, मैं थी 12 साल की। अच्छा, यानी 42 यानी 1942 में, यानी आप करीब तब 12-13 साल की होंगी। 12 साल की थी जी। तब ऐसा ठहराया गया कि ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, मगर इनको आने वाले भविष्य में इस देश को संभालना है, बिल्कुल, तो इनको ट्रेनिंग देना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मई महीने की छुट्टी होती थी, इसकी छुट्टी होती थी 1 मई से 31 मई तक। अच्छा, 31 दिनों का जी जी ट्रेनिंग कोर्स होता था। अच्छा, किसी भी देहात में ये होना, वहाँ हम बच्चों को वहीं रखना। अच्छा, यानी आपके रहने की व्यवस्था वहीं रहती थी और आपको ट्रेनिंग मिलती थी। तो ट्रेनिंग कैसी मिली जी? ट्रेनिंग भी ये था, प्रिंसिपल था। ट्रेनिंग ऐसी मिली, 1 महीने में वहां पर रहना। कहाँ रहना का, ऐसा कोई बड़ा हॉल होगा, लेकिन रहना है देहात में। क्योंकि उन्होंने बर्बाद कर दिया था और देहात को सबसे ज्यादा बर्बाद किया था अंग्रेजों ने। अच्छा, तो इसीलिए देहात में ये होगा। अच्छा, तो हमारा ये जो कैंप होता था, कैंप बोलते थे, कैंप होता था वो देहात में होता था। अच्छा, हमारा पहला कैंप अकोला में हुआ। दूसरा कैंप इसमें महिलाश्रम वर्धा में हुआ। तीसरा कैंप हमारा अमरावती में माधान में हुआ। अच्छा, और वहाँ यही कमिटेड लोग
हमारा प्रबोधन करते थे। अच्छा। अब देखो टाइम टेबल कैसा था। हाँ हाँ सुबह 5:30 बजे उठना। हाँ 5:30 बजे उठने के बाद अपना मुंह वगैरह धो के हाँ। पहले प्रार्थना। अच्छा। प्रार्थना होने के सर्वधर्मीय प्रार्थना। हाँ हाँ। प्रार्थना होने के बाद हाथ में झाड़ू आता था। अच्छा। सफाई हमारे कैंप की करना, सफाई गांव की करना, हाँ और सफाई संडास की करना। हाँ हाँ। उस समय संडास यानी सुअर लाइन नहीं थी। जी जी जी। और संडास कहाँ होने हाँ, वाले। हाँ, तो हमारे कैंप के लिए खेती में जहाँ कैंप का हमारा ये आवास होता था, वहां पर खेती में ऐसे 3-4 तट्टे होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। उसके संडास बनाए जाते अच्छा थे। अच्छा। अब वो संडास को सभी तरह से ये रहता बंद किया जाता था, लेकिन जहाँ पर महिला गिरे वहां पर 2 ऐसे लकड़ी के ये रखे जाते थे। हाँ। और महिला जहाँ गिरेगा वहां पर एक बाल्टी या एक ऐसे ये क्या बोलते हैं उसको, या टोपली रखी जाती थी। अच्छा। उसमें संडास को जाने वाले का मैला गिरता था। हाँ हाँ हाँ। हम लोगों को 1 महीने में 4 दिन का काम ड्यूटी आती थी हर एक को। अच्छा। वो जो महिला है वो संडास साफ करके, अच्छा, महिला दोनों ऐसा बाम्बू रहता था। हाँ हाँ। इधर से एक हमारी सेविका, इधर से एक सेविका, और दोनों बाजू से उठा के खेती में, खेती अपनी रहती थी जी, खेती में ले जाना। हाँ। वहाँ गड्ढे हमसे ही करवाए थे। अच्छा। उस गड्ढे में डालना जी, उसके ऊपर मिट्टी डालना जी जी जी, ताकि उसका खाद बने। बराबर, जैसे शायद बोलते सोन खाद बनता है उससे। तो वो ने अपनी स्वच्छता की बात बताई कि आपको ट्रेनिंग में स्वच्छता किस तरह से सिखाई गई, हाथ में झाड़ू दी गई। तो मैं तो बोलती हूँ कि वो 12 साल की बच्ची आप, जिन्होंने उस वक्त झाड़ू पकड़ी थी, आज 94 ईयर की आप लीलाताई, आज भी आप झाड़ू लगाती हुई मुझे दिखती है। मेरा संस्कार बन गया। जी जी, आपने बिल्कुल। आज क्या होता है, सब मुझे ऐसा लगता है जी, कि मेरे अड़ोस पड़ोस के सब देखते हैं जी, फिर हाथ में झाड़ू क्यों नहीं लेते। लेकिन आज की ये हो गया है जी, जिनके पास पैसा है उन्होंने झाड़ू नहीं लगाने का है, कि झाड़ू का काम नीचे का समझा जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं देखती हूँ ताई, आप अपने रोड में, जो आपके घर के सामने की रोड है, वहाँ पेड़ लगे हैं, पत्ते गिरते रहते हैं। कई बार कोई मतलब गाय वगैरह जाती तो कचरा हो जाता, गोबर गिर जाता, कई तरह का जो गंदगी दिखती है। तो लोग सोचते हैं जब सफाई वाला आएगा वो करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन वो नहीं आता है या देरी से आ रहा है, लेकिन हमारी जो लीला ताई है वो गेट खोल के देखती है इधर उधर, अंदर जाती है, झाड़ू लाती है और झाड़ू लगाने का काम शुरू कर देती हैं। वो किसी से नहीं कहती कि तुम भी आओ, या किसी को गाली मार रही हो कि ये देखो ये कॉर्पोरेशन वाले सफाई नहीं करते। उनको मालूम है स्वच्छता होनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग उन्होंने 12 साल में ले ली थी, तो आज भी उसको निभा रही है, कर रही हैं। यहाँ तक कि अपने घर में भी हमने देखा है कि उनकी काम वाली बाई है, सब है, लेकिन वो किसी का रास्ता नहीं देखती और न किसी पे बोझा बनना चाहती है। जो कुछ सफाई उनको लगता है ये होना चाहिए, वो खुद कर लेती हैं। उन्हें कोई भी काम छोटा नहीं लगता है, और इसका कारण है कि वो गांधी जी जैसे लोगों के सानिध्य में रही हैं, दादा धर्माधिकारी के सानिध्य में रही हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में रही हैं जो सच्चे अर्थ में समाज सेवक रहे हैं। तो उतना ही नहीं मैं करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन रोज जो झाड़ू वाला आता है जी, उसके लिए चाय बना के रखती हूँ, उसके लिए खाने का नाश्ता बना के। हाँ। और ऐसा नहीं देती जी, उसके मुंह में डालती हूँ। देखो कभी आके देखना। अच्छा। मुंह में इसलिए डालती हूँ, हाँ, लोग भी उनको देते हैं, लेकिन भीख करके देते हैं, प्यार करके नहीं देते। यानी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है,
इंसान को इंसान बनाने के लिए प्यार की जरूरत होती है। प्यार कभी भी संपुष्ट नहीं होता है। और वो जो झाड़ू लगाता है, जी जिसे हम ये बोलते हैं स्वीपर बोलते हैं, जी स्वीपर इस समाज के जो प्रतिष्ठित जी प्रतिष्ठित कौन होते हैं, चोरी करके जो ये करते हैं वो जी। प्रतिष्ठित समझे जाते हैं, जी उन्होंने बनाया होता है और जी उसको झाड़ू लगाने के लिए कहते। जी गांधी जी ने जो दृष्टि दी है, जी वो दृष्टि मैं ईश्वर ने दी दृष्टि समझती हूँ जी कि अपना ये सृष्टि तुम्हें हमने दी है, ये इंसान तेरे हाथ में सृष्टि दी है। हाँ इस सृष्टि के किस तरह से ये रखना वो तेरे को मालूम होना चाहिए। जी और इसीलिए मैं हाँ करती हूँ। मैं खुद को भाग्यवान इसलिए समझती हूँ, मेरा बचपन में हाँ मुझे ये संस्कार मिले हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब वो झाड़ू वाला है। जी आज क्या हो रहा है, सब आने जाने वाले तुम्हारे इर्द गिर्द का अवलोकन करते हैं जी और कभी आके आपके घर पे चोर करके चोरी करते हैं। हाँ मुझे बिल्कुल विश्वास है, हाँ मेरे इधर जाने वाले जो लोग हैं जी जी वो जी आके तो मुझे गले मिलते हैं। जी जी वो जी कभी ये नहीं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको पैसा मिलता है हाँ मगर प्यार नहीं प्यार नहीं मिलता, मिलता नहीं है। मिलता है। बिल्कुल। यदि आप प्यार दोगे उनको, जी, जी, वो जी। चोरी नहीं करेंगे। जी 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 प्यार में बहुत ताकत है। पर सर्वोदय आश्रम में कभी तो भी कुछ बात हुई थी स्त्री शक्ति पर, तब कस्तूरबा गांधी के बारे में आपने बहुत अच्छी कुछ बातें बताई थी। तो कि यानी स्त्री शक्ति तो असली वो है और गांधी जी से कहीं भी वो कम नहीं थी। थोड़ा उनके बारे में बताइए। माँ के बारे में क्या कहूँ। जी बापू की यानी महात्मा गांधी की, महात्मा की टीचर थी। बापू ने ये लिख के रखा है, बापू कभी झूठा नहीं बोलते थे जी कि बहुत बार बा से वो सीखे हैं। हाँ और बा भी बोलती है कि मैंने ऐसी जीत की थी, मैंने वैसी जीत की थी। और बापू ने मुझे ये किया, ये सुनने के लिए जो जीत की थी जी कि मेरे बहू के लिए चाहिए, तो बापू ने बताया, ऐसा उन्होंने कहा है। जी, जी। 2 बार बा ने ये बताया है। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में हाथ का हाथ से करना है, तो वहाँ इनके वहाँ मेहमान आते थे। जी घर में ही संडास करके रखा था। एक दफे कोई ये आया, मेहमान आया, उसने वो घर के संडास में ये किया। महिला निकालने के लिए कोई नहीं था, बा को बताया गया। बा ने बोला मैं तो इस जात की हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी। बापू ने बोला तेरे को उठाना ही पड़ेगा। बा ने जिद ली, बा ऐसे जिद्दी थी, तो जिद की नहीं उठाऊंगी। तो बापू ने दरवाजा बंद करके उनको बाहर रखा। रात हो गई। तो उसने बोला कि बा ने बाहर से बोला आप मेरे को बाहर रख रहे हो क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे मालिक हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो। अब दरवाजा खोलो, मैं ये करती हूँ, लेकिन आप पति करके मेरे ऊपर जो ये कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। जीवन में ये जो इंसिडेंट था, एक तरह से बा ने उनको कुछ सिखाया। और एक है, और एक इंसिडेंट है कि बा ने उनको ये किया। एक दफे क्या हुआ, कुछ ने उनको प्रेजेंट दिए, तो एक हार दिया सोने का। बापू ने वो रखा, बापू ने नहीं, बा ने वो रखा। और फिर जब शाम को हिसाब रखते थे, पाई का हिसाब, ऐसा नहीं हुआ आदर्श पुरुष हुआ, पाई का हिसाब रखता था। वो हार कहाँ गया? तो जो लिखने वाले थे उन्होंने बोला बा ने रखा। बा को पूछा गया आपने रखा? हाँ मैंने रखा। तो बोले क्यों? तो बोले ये मैंने इसलिए रखा, आपने तो कभी मुझे गहने नहीं दिए थे।
मेरी बहू है, ये क्या है अपने हाँ, पास। हाँ, हाँ, तो मुझे लगा कि मेरी बहू के लिए, इसीलिए हाँ, मैंने रखा है। हाँ, हाँ, बा ने बोला, देखो घर में रहना है। बापू ने बोला, बापू ने बोला, हाँ घर में रहना है, तो लाके वहाँ जमा कर दो। हाँ, ये पब्लिक की जब देन हाँ, है, हाँ, इसका हिसाब रखना पड़ेगा। हाँ, वो दे दो, नहीं तो यहाँ से हाँ, चले जाओ। जी, बा को देना पड़ा। हाँ, दोनों भी अपने अपने जगह पे हाँ, सही थे। हाँ, कि बा को ऐसा लगना कि मेरी बहू, मुझे तो कुछ नहीं मिला, जी, मेरी बहू को मिलना चाहिए। जी, जी, वो गलत नहीं थी, जी, मगर ये इतने हाँ, हाँ, निष्ठुर नहीं थे। हाँ, हाँ, ये इतने पक्के थे अपने उसूलों से, हाँ, हाँ, क्योंकि उसूलों के ऊपर उनका विश्वास। बिल्कुल, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया, और जो समाज की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्यों ले, ये जो भावना थी, यही बात उन्होंने बा को भी बताई, और बा ने तो खैर बहुत कुछ संभाला है गांधी जी को। तो अभी आपके और बात बताइए जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, जी, नौखाली, हाँ, ये हाँ, नाम सुना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, नौखाली में हाँ, बॉर्डर पे है, जी, नौखाली में दंगा हुआ था। हम्म, दंगा यही नहीं हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था। जी, इससे कार से, मिलिट्री से। तब वल्लभ भाई पटेल ये थे। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल नहीं, अंग्रेजी थे। बापू को तो उन्होंने ये किया, शासन ने, कि महात्मा जी आएंगे तो ही हिंदू मुसलमानों का ये दंगा बंद हो जाएगा। हाँ, हाँ, वल्लभ भाई पटेल, अच्छा, गांधी जी को बुलाया गया वहां पर। हाँ, हाँ, बा भी उनके साथ गई, और वहां का दंगा ये हुआ। बिहार में एक दफे ये हुआ, क्या हुआ, तो बापू को, नौखाली बिहार में है ना, हाँ, वहीं। अब जहाँ इनको रखा था, तो बापू जंगलों में जाना था। बापू ने बोला, ऐसा करो, मैं वहां जाता हूँ जहाँ दंगल हो गई है, वहां मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तब तक तुम गाँव देखो। तो कस्तूरबा, मनु गांधी उनकी नाती, और आभा और मनु उनके साथ थे। तो ये तीनों गांव घूमने गए। अब गांव जब घूम रहे थे, ऊपर से बहुत सारे ये था, दिन इसके थे, था। ये जब गांव देख रही थी, तब उनको प्यास लगी। एक झोपड़ी के पास गए, उस झोपड़ी बंद थी, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ से टक टक किया। अंदर से आवाज आई, कौन है? तो इन्होंने कहा कि मैं कस्तूरबा हूँ, और हमको बहुत बड़ी प्यास लगी है, हमें पानी मिलेगा क्या? अच्छा। अंदर से आवाज आई, हाँ देती हूँ। तो अंदर से आवाज आके जो झोपड़ी थी, थोड़ी सी ये करके खोल के उसने पानी दिया, गड़वा और ये दिया, लेकिन दरवाजा खोला नहीं। अच्छा। तो बा ने पूछा, बहन जी, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? आओ हमसे मिलो ना। भाई ने कहा, मैं दरवाजा इसलिए नहीं खोल रही हूँ, मैं नंगी हूँ, मेरे आंग पे वस्त्र नहीं है। अच्छा? इसीलिए मैं नहीं, मेरी बहू बाजार में गई है, हम दोनों के लिए एक ही साड़ी है, वो पहन के गई है। बाप रे, इतनी गरीबी! मेरे आंग पे वस्त्र नहीं है। मेरे राष्ट्रपिता ने, तुम्हारे राष्ट्रपिता ने उस दिन से अच्छा पूरा वस्त्र नहीं पहना है। करेक्ट करेक्ट, जो गांधी जी के लिए बोला जाता है कि मेरे भारत के इतने लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? लेकिन इंसिडेंट ये है, अच्छा, उस दिन से बापू ने पूरा वस्त्र नहीं पहना है। कौन कहेगा ये बच्चों को, कौन कहेगा ये? जी 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 जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, और
गांधी जी के प्रति जो आपका प्रेम है, अगर आपने बहुत काम किया, फिर आप झोपड़पट्टियों में जाकर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए भी बहुत काम करती आई हैं। थोड़ा इस बारे में जानकारी दीजिए। ये शराबबंदी का जो आप कह रही है ना, जी गांधी जीवन, गांधी तत्वज्ञान, गांधी विचारधारा से बिल्कुल परे है। ये देश में जी कल का राज आज का राज्य करते, ये जो है ना, इनको क्या करना था? मैंने कहा वहां वस्त्र नहीं है करके मेरे राष्ट्रपिता ने वस्त्र, पूरा वस्त्र डालना छोड़ दिया। वैसा ही ये है। हाँ। आपको खर्च करने के लिए जी पैसा नहीं है, टैक्स होना है, इसीलिए शराबबंदी पे बोलते हो जोर से। और दूसरे बाजू में मेरे ही समय में आई बल्लाळ करके थी बम्बई में। बम्बई में वहाँ इसका शराब का लाइसेंस जी और शराबबंदी का जी ये फोर्स में आज भी है। एक गैरेज है, हाँ। वहां पर शराबबंदी और बीच के ये दीवार और लग के ही उसी बिल्ड में इसमें ऊपर टीन है, पतरा है, उसी इसमें शराबबंदी का ऑफिस। ये क्या बात है? जी जी जी। ये गांधी का प्रिंसिपल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। सत्य कहाँ है? सत्य नहीं, बिल्कुल। हमारी स्त्री शक्ति की प्रतीक हमारी लीलाताई इतना ज्यादा इसी बातों को लेके बाहर निकला करती थी, जगह जगह प्रोसेशन निकालती थी, झोपड़पट्टियों में जाके लोगों को समझाती थी। ये मैंने आपको ये कार्य के लिए जाते हुए मैंने खुद देखा है, इसलिए मैंने आज ये बात छेड़ी। और ताई, आप कुछ स्कूल्स वगैरह के लिए भी कुछ खाने पीने का भेजते थे? क्या हुआ, मैंने कहा कि अब मेरा घर का मेरी जो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। मुझे अब झोपड़पट्टी में जाके उनको शिक्षा, उनको ट्रिपल इंजेक्शन, आरोग्य, शिक्षा, ये सब उनको देना है, चरखे पे सूत काटना वगैरह। तो लेकिन अपने यहाँ ऐसा है कि देने के लिए कुछ नहीं होगा तो कोई आपके पास नहीं आएगा। जी जी। मैं जाके कहूंगी तो कोई आएगा नहीं जी। तो मुझे ऐसी ये चाहिए कि जो कोई मुझे उनको मदद करने के लिए ये करेगा तो मैं उनका काम करूंगी जी। और उन्हें दे के झोपड़पट्टी में चेंज लाऊंगी। जी जी। फादर जोखिम, फादर जोखिम थे वो जी। तो फादर बोले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु ने एक प्रोग्राम निकाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम निकाला है, आप काम करेगी तो मैं आपका नाम भेजता हूँ। अच्छा। और वो आपको ये देंगे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया। अच्छा। कि प्रेग्नेंट माता से 5 साल के बच्चे तक। अच्छा। क्या होता है, बराबर खाना नहीं मिलता है, इसीलिए बच्चे ज्यादा मरते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको थोड़ा सप्लीमेंट्री फूड देना है। सप्लीमेंट्री फूड क्या था? 2.5 किलो इसका आटा, अपना ये होता है ना गेहूं, और ये जो होता है 2.5 किलो आटा, 1.5 किलो सूजी जी, और 1 किलो तेल, 1 किलो दूध पाउडर। ये इसके लिए अच्छा। 1 महीने में हर एक बच्चे को उसका जो ये प्रमाण दिया था उससे बांटना। अच्छा। तो रेवरेंट ने मुझे कहा आप कर सकती हो क्या? मैंने कहा मैं जरूर करूंगी जी। क्योंकि इससे यदि बच्चों को
ये होता है उनका हाँ। आरोग्य और बच्चा जी, मरना जी। कम होता है, न्यूट्रिशन तो मेरे लिए ये तो धर्म है, तो मैं करूंगी। तो वो उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। अच्छा। उन्होंने मुझे सैंक्शन किया। हाँ हाँ पहले तो 25 बच्चे, हाँ और आखिरी जब मैंने उनका बंद हुआ जी। तब 800 बच्चों का। बाप ये क्या यानी ऐसी बात- 25 से बढ़ते बढ़ते 800 बच्चों के काम आप करने लगे। अब ऐसा हो गया जी। कि जब उनका देखने के लिए कोई दिल्ली में आता, हाँ वहां से जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हाँ। प्रदेश से, जी। तो पहले अपने सेंटर में आता। अच्छा। इतना अपना सेंटर अच्छा जी था। जी जी मुझे एक खुशी ये है जी जी कि होने वाले बच्चे, जी उनकी माँ हाँ और 5 साल तक के बच्चे जो है, जी कितने मुझे मालूम नहीं, जी लेकिन उनको तो भगवान बचाता है, जी लेकिन उसमें मैंने हाथ बटाया है। जी 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 मोमिनपुरा हाँ और हसनबाग हाँ जानबूझ के मेरे प्रोग्राम में लिए थे। जी बाकी के तो हिंदू के है। जी हसनबाग में मेरा सेंटर था, हाँ हाँ हाँ। और वो बहनें मेरे ऊपर बहुत प्यार करती थी, अच्छा। और बहुत मैं समझ सकती हूँ ताई, सर्वधर्म समभाव वाली आप में बात है, तो आपके लिए कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जात कोई पात कुछ नहीं है, सभी आपके लिए एक जैसे हैं। जी बहुत ईश्वर के इसके ऊपर शक्ति पे मानने लगी हूँ। जी पहले मैं समाजवादी थी, ईश्वर नहीं मानती थी। जी आज मैं उसी के एक दफे वो इतवारी में जी किसी ने मुझे भाषण के लिए बुलाया, जी वहां मैं गई थी। जी तब राहुल की पदयात्रा है ऐसा चल रहा था, जी, सुन जी। रही थी। जी तो उस समय मैंने वहां पर ऐसा कहा था, यदि राहुल आते हैं हाँ। तो उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, यानी ये बात कहाँ कही थी आपने? कहाँ कही थी? इतवारी। अच्छा, नागपुर के इतवारी एरिया में। ऐसा मैंने कहा। अच्छा जब राहुल जाने वाले थे, जी। मुझे मालूम नहीं वो किसी ने सुना, किसने ये किया, जी जो वहां से आने वाले, नागपुर में नहीं आने वाले थे, जी खामगांव शेगांव से जाने वाले अच्छा थे। अच्छा तो उसके 2 दिन पहले जी मेरे यहाँ जी एक ये आए, सुनील पाटिल करके आए, जी और बोले आपकी व्यवस्था की गई है। कहाँ की है? खामगांव में, शेगांव में जी आश्रम में की हुई है। अच्छा। वहां से खामगांव से राहुल जी जाने वाले हैं, अच्छा। और राहुल जी के लिए वहां पर आपको मिलना है। अच्छा। आप व्यवस्था हो गई। जी मैं गई। तो ताई मुझे ये बताइए कि आप क्यों गई? मैं क्यों गई तो मैं बता रही हूँ। वहां जाने के बाद शेगांव के इसमें ऑडिटोरियम में मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था, बाद में ये आया, और एक देहात है वहां मुझे ले गए, और वहां पर मैंने राहुल गांधी को देखा। मैं साथ में तामन बोलते हैं ना, क्या बोलते हो? तामन दिया, उसके बाद और हयात कुंका था, ये लेके गई थी। जी मुझे राहुल को ये करना था, ओवालना था। तो वो लेके गई। वहां पर मुझे उन्होंने ये नहीं किया। जयराम रमेश, इन्होंने मेरी इतनी दखल ली, और वहां जब मैं बैठी। हाँ, नहीं ताई, ये सब जब हुआ तो हुआ क्या कि लोगों के मन। क्यों? जी जी मैं मेरे देश के, मैं जो धर्म है, मैं धर्म मानवता धर्म मानती हूँ। मेरे प्रार्थना, मेरे युग पुरुष लोग मेरी प्रार्थना के भगवान है, और मेरा धर्म ग्रंथ, मेरा संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज माय रिलीजियस, ये है डॉक्यूमेंट है। तो ये जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट है, उसकी सुरक्षा जो करता है, उसको आरती करना 94 इयर्स
फ्रीडम फाइटर की जिम्मेवारी है, जी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब पैदा हुई है जी उसके लिए करोड़ों लोग, सभी क्षेत्र के, सभी स्टेटस के और सभी लिंग के करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया हुआ है। इसीलिए वो मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी राज्य घटना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राहुल जब घूम रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टी के लीडर है। हाँ, मतलब असल में वही बात है ताई, मैं इसलिए ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप तो किसी पार्टी के साथ नहीं है, आप अपना स्वतंत्र समाज कार्य करती हैं और हमेशा देश के बारे में सोचती हैं। और जब ये घटना घटी तो मैंने जब कहीं मोबाइल पर या कहीं न्यूज में देखा तो मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, तो इस बात को आप क्लियर करिए। नहीं तो क्या है, अपोजिशन लीडर को स्ट्रेंथ देना एज ए सिटीजन एंड बिलव्ड सिटीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्ज है। जो जिनको चुन के दिया है रिस्पेक्टेबल है, लेकिन जो अपोजिशन लीडर है वो भी रिस्पेक्टेबल है। इक्वालिटी हैज गिवन इन द ये गवर्नमेंट किसने दी है? मेरी राज्य घटना ने दी है। तो अब क्या है, आज जो चल रहा है ना, ये चल रहा है क्योंकि सिटीजन जो है अपना राइट समझते ही नहीं है। आज जो पार्लियामेंट में चलता है, आज जो असेंबली में चलता है, एक भी सिटीजन बोलता नहीं है हमें भी राइट है कहने का। अरे बच्चों, हमने आपको चुन के दिया है, आप जो काम करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करो, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मत करो। यही मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन इसके हुकूमत की कुर्सी पे बैठता है, इसे मुझे लेना देना नहीं है। लोगों ने चुन के दिया है जी। इज्जत कॉन्स्टिट्यूशन करती है जी। तो वो करती है जो मतदार है, इंडिविजुअल मतदार, जो झोपड़पट्टी में भी रहता है, अंधेरे में रहता है, भूखा रहता है, श्रम करता है, उसकी आवाज भी सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं गई थी और इसीलिए अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए।